Jai Hind, good morning everyone. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Welcome back to our YouTube channel. Today, I welcome you in the online educational platform organized by our Devasya International School. So, students, today we are going to discuss something very much important for standard 9th because the chapter which we are starting is chapter number 8, Framing of the Constitution of India. I'm your educator Gaurav Adanik, and let's begin our part 1. So students, as you all know, this word constitution, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने इस शब्द को ज़रूर सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन. आखिर इसका मतलब क्या होता है? What it means all about? See, in your 9th standard textbook, a short, sweet and simple definition was given, and that definition makes you understand what is the meaning of constitution. See, constitution is nothing but just a book. If you will ask me, yes, it is just a book. But when you will ask, sir, why we are studying this? Because constitution is a book of systematic collection of rules, which means the rules and regulations were given in that book. But why it is important for us? आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये एक किताब है और इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं तो ये हमारे किस काम की? तो आगे बढ़ते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रिज्म, यानी अगर एक कोई देश है और उस देश को किस तरीके से संभाला जाए. संभालने का अर्थ यहाँ स्टूडेंट्स ये है कि हर कंट्री में कुछ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए हमें कुछ रूल्स को डिज़ाइन करना पड़ता है. कुछ सिस्टमेटिक ऐसे रूल्स को डिफ़ाइन करना पड़ता है जो सभी सिटीजन्स पर लागू होंगे, अप्लाइड होंगे. इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश भारत डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है. अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में, और लोकतंत्र की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है. तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कुछ कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम हमारी कंट्री के अंदर अच्छी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकें और बेहतर तरीके से उस गवर्नमेंट को फंक्शन कर सकें, यानी उसे इस्तेमाल कर सकें. तो उसी गवर्नमेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने का जो काम है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब करती है, ठीक है. तो ये किताब हमारे पास कहाँ से आई और ये जो बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसका ओरिजिन क्या है? तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. Why I am saying it is important? Because it defines the law of the country. यानी किसी भी देश के जो कानून होंगे, कानून व्यवस्था होंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. सो बच्चों, यहाँ आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास ही होता है, ठीक है. यानी जो देश लोकतंत्र, जिस देशों में लोकतंत्र है, यानी जहाँ पे प्रजाशाही है, वहीं पर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का रोल देखने को मिलेगा. इसलिए हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन है. सो द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट प्रोविजंस. देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे कि सिर्फ कानून लिखने से क्या हम एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उस कानूनों को अलग अलग प्रोविजंस, यानी अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाना चाहिए, जिसमें हमारे देश में ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो काफ़ी सारी भाषाएं हैं, काफ़ी सारे धर्म हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ, और उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की जातियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं. ये कानून सभी के लिए बराबर होते हैं. ये किसी को फेवर नहीं करते, किसी के अगेंस्ट नहीं जाते. ये मोरालिटी पे बात करते हैं. मोरालिटी मतलब हम कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्यों पर. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुपीरियर ऑल द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी जितने भी कानून हैं हमारे देश में, उन सारे कानूनों के ऊपर अगर हम कहें तो जो एक
बुक है, जिसका आधार है, वो है ये कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली चेंज रिक्वायरमेंट. देखो बच्चों, यू ऑल नो दैट कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, यानी हमें हमारे जीवन में लगातार परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे या रहना भी चाहिए या फिर हम परिवर्तन हमारे जीवन में होता ही रहता है. यस और नो. और यही परिवर्तन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो उस समय बनाए गए थे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1947 की, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल 11 महीने और 20 दिन, जी हाँ, 2 years 11 month एंड 20 days के बाद हमारे पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. ठीक है, बना लिया गया था, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन बीते गए इतने 60-70 सालों के अंदर क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की उम्मीदें, लोगों की आशाएं और जो लोगों के विचार हैं वो बदल गए होंगे? जी हाँ, शायद इन बदलते विचारों के कारण और बदलती अपेक्षाओं के कारण हमें हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉजिटिव चेंज लाते रहना चाहिए, और ये हम लाते भी रहे हैं, जिसकी वजह से दैट इज़ द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज अ लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट. तो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट. तो आप इसका मतलब यहीं से समझ सकते हैं कि आप वक्त के साथ साथ, यानी टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं. क्यों बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, बदल रहा है इमोशंस के साइन, एंड विच वर वेरी हाई कभी कभी. सो वी कैन से दैट कि ये लगातार चेंजेस इसमें भी होते हैं, इसलिए ये एक लाइव यानी एक जीवित और बेसिक यानी बेसिक सबसे आधारभूत डॉक्यूमेंट है जो आज भारत के पास है. तो आइए दोस्तों और जानते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने समझ लिया कि चलो ठीक है, ये किताब है जो कि सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखे हुए हैं, और ये कंट्री के रिजिम यानी कंट्री को बेटर तरीके से फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास आया कहाँ से और इंडिया ने इसे कैसे बनाया. तो इसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिलेगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1947 से पहले का भारत, जो कि ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था. उस समय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडेड द ड्यूटी टू कैबिनेट मिशन, यानी जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने ये जो ज़िम्मा है, यानी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो कैबिनेट मिशन ऑफ 3 मेंबर्स को सौंपी. यानी एक कैबिनेट मिशन बनाएगी, एक कैबिनेट बनाएगी, उस कैबिनेट में 3 मेंबर्स थे, और उस मेंबर्स के ऊपर ये जिम्मा सौंपा गया कि वो एक सॉल्यूशन निकालें, इसका समाधान निकालें कि भारत को आज़ादी के बाद, ठीक है, कैसे अपनी रूल को स्टैब्लिश करने के लिए और अपने कंट्री को चलाए रखने के लिए मदद मिलेगी. क्योंकि 1947 के पहले तो बच्चों देश को ब्रिटिश चला रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन से चल रहा था देश. तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आज़ादी के बाद भारत चलेगा कैसे, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, द कैबिनेट मिशन वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, अब कैबिनेट मिशन बना दी गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, आप सभी को याद रखना है कि किस सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड. ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो किसके अंडर काम कर रही थी, इसी कैबिनेट मिशन के अंदर, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखाई देगा, कैसा बनेगा और किन किन चीज़ों का इसमें समावेश होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, वो सारी इन लोगों ने डिसाइड किया. ठीक है, अब 1946 के बाद, यानी उसके बाद जब ये असेंबली बनी, तो इस असेंबली का मूलभूत ढांचा क्या था, इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या था, बात करते हैं इस बारे में. ये आपको दिखेगा पॉइंट 3 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज्ड ऑफ 389 मेंबर्स. ठीक है, सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस नंबर बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे. ठीक है, एक्टिव मेंबर्स थे, विच आर वेरियस मेंबर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग धर्मों से थे. यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये 389 है ये किसी एक विशेष यानी स्पेशल रिलीजन से थे.
नहीं, 389 मेंबर्स के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर, यानी मेल फीमेल बोथ, एंड द पीपल। ठीक है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और जेंडर्स को इंक्लूड किया गया। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि आप सभी को पता है इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, राइट। इंडिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियाँ और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो हर भाषा की तरफ से, हर धर्म की तरफ से, हर कास्ट की तरफ से हमें जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वो लोग अपनी बात एक लेवल पर रख पाएँ। इसीलिए इन 389 मेंबर्स में अलग अलग धर्म, अलग अलग का जातियाँ और अलग अलग जेंडर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ इंक्लूड किए गए। इसके साथ साथ वेरियस जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्सपर्ट्स वेर वेरियस सेक्टर्स वेर इंक्लूडेड। ठीक है, देखिए जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों। देखिए भौगोलिक, यानी जो इंडिया की ज्योग्राफी है, ठीक है, भूगोल है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड क्यों है, क्योंकि अगर हम देखते हैं नॉर्थ में तो हिमालयास है हमारे पास, उससे थोड़ा नीचे आते हैं हम तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेन्स हैं, यानी मैदानी क्षेत्र है। उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें पठार मिल जाते हैं, प्लेटूज़ मिल जाते हैं। उसके आसपास कोस्टल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और इंडिया के जो ओशनिक बाउंड्री है उसमें हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ये लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं। तो हम खुद कह सकते हैं कि भारत की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी वी कैन से वेरिएड है, इतनी विविध है कि हमें इन्हें भी इसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी राजनीतिक तौर पर किस जगह से कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, यानी हम बात करें इलेक्शंस की, ठीक है, कैसे कंडक्ट होगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना इट्स नॉट जस्ट अ इजी टास्क। इसलिए एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया अलग अलग सेक्टर से, ताकि वो अपनी अपनी ओपिनियन इस कॉन्स्टिट्यूशन में दे पाएँ और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लाइक 389 members, different religion, caste and gender were included, even geographical diversities and political representation were also been included in this, and various experts of different sectors were also included in this framing of constitution। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है और आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी अपने आंसर को फ्रेम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस प्रोसेस को, यानी हमने पहले ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कंट्री से। दूसरा हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने मेन रोल अदा किया है, या फिर जिनका पार्टिसिपेशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे ज़्यादा रहा है। तो सबसे पहले आपको ऊपर दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, और दूसरा नाम आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारत के पहले आज़ाद प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो असेंबली क्या बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। इनके अलावा जो कुछ लोग और थे, उनमें जो मेन थे उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, देन बलदेव सिंह, ठीक है, देन श्याम प्रसाद मुखर्जी, नाम आपको याद रखने इन सभी के। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम याद रख सकें। HP मोदी, देन KV कामत, देन फ्रैंक एंथनी, ठीक है, कन्हैयालाल मुंशी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है बच्चों, तो ये वो 10 नाम हैं जिनका जो रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी नोटिसेबल भी था। ये सारे मेल्स थे, ठीक है, यानी पुरुष वर्ग। अब हम बात कर रहे हैं महिला वर्ग की, यानी कुछ जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डिफरेंट कास्ट, कल्चर और जेंडर के लोग इसमें इंक्लूड किए गए। तो इसमें जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी इस असेंबली में, वो थी सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित।
ये आपको याद रखना है बच्चों। इन 12 नेम्स में एटलीस्ट आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 नेम्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, जिसमें से फीमेल में 2 ही नाम है, तो आपको ये 2 नाम तो याद रखने ही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ही आने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस की कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। जी, कुछ लोगों ने बिल्कुल गैस कर लिया होगा कि ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, यानी ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, वी कैन से वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत के प्रेसिडेंट भी थे उस समय, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ Constituent Assembly at that time, and a drafting committee was appointed to draft the constitution। अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब सब कुछ तय हो गया, सब कुछ एज अ वी कैन से प्लान हो गया, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो उस सोच को, उस थॉट को एक फिजिकल रूप दे सके, ठीक है, एक बुक का रूप दे सके। और उसमें सबसे जो मेन उसमें रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चेयरमैन थे, ठीक है, किसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो बच्चों ये 2 नाम आपको याद रखने और इनके डेजिग्नेशंस भी आपको याद रखने हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, समझ गए आप लोग। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9th of November 1946। ये डेट भी आपको याद रखनी है बच्चों कि ये 9 नवंबर 1946 का वो दिन था जब से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, देन वी हैव सीन इम्पोर्टेंस दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, एंड देन वी हैव सीन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। फिर उसमें हमने देखा कि किन किन लोगों ने जो मेन रोल इसमें निभाया, ठीक है, 12 नाम हमने डिस्कस किए। और उसके बाद अंत में हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, जिसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे और उनके चेयरमैन थे कौन, जी हाँ, BR अम्बेडकर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करिए। तब तक आप सभी से विदा लेता हूँ और फिर हाजिर होऊंगा पार्ट 2 के साथ ऑफ चैप्टर नंबर 8 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एट होम एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।